शिक्षा लिखना, शिक्षा पॉइंट की एक मूल्य परक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समरसता की स्थापना की जा सकती है। समाज के सभी व्यक्ति यदि शिक्षित एवं जागरूक होंगे, समाज के सभी व्यक्ति यदि शिक्षित एवं जागरूक होंगे, शिक्षित एवं जागरूक होंगे, तो आपसी सौहार्द एवं भाईचारे, आपसी सौहार्द एवं भाईचारे से सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है ना। देखो, अब शिक्षा पे अपन बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं, अभी अपन को शिक्षा स्वतंत्र टॉपिक के रूप में ही पढ़ना है, अलग से दिया है सिलेबस में। सामाजिक समरसता के लिए आप जानते हो शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ही भाई, देखो कि अपन ने परिवार की भूमिका देख ली। अब मान लो परिवार आपको क्या है, भेद करना सिखा रहा है, विभिन्न टाइप का भेद, ऊंच नीच सब कुछ सिखा रहा है। अब वो परिवार से एक टाइप का नकारात्मक सामाजिकरण के करण होके जब वो व्यक्ति पहुंचेगा कहाँ पे, स्कूल में। यदि स्कूल में शिक्षा सही दी जा रही है, तो हो सकता है कि परिवार में उसने जो गलत बातें सीखी हैं वो उसके अंदर से निकाल के और अच्छी बातों को भरा जा सकता है। लेकिन शिक्षा कैसी होनी चाहिए, मूल्य परक होनी चाहिए, वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य केवल और केवल क्या है, रोजगार की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब देखो, शिक्षा में रोजगार उसका एक कंपोनेंट होना चाहिए कि हाँ भाई, शिक्षित होने के बाद व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। लेकिन केवल रोजगार देने वाली शिक्षा बहुत हानिकारक है, क्योंकि केवल रोजगार देने वाली शिक्षा क्या बनाएगी, केवल आर्थिक मानव बनाएगी, इकोनॉमिक मैन। और ऐसा आर्थिक मानव जिसमें मूल्यों का अभाव है, वैल्यू नहीं है इसमें। और डॉक्टर बनेगा तो अंगों का व्यापार करेगा, सिविल सर्वेंट बनेगा तो भ्रष्टाचार करेगा, वैज्ञानिक बनेगा तो जन विध्वंस के हथियार बनाएगा, नेता बनेगा तो सामाजिक समरसता का हानि पहुंचाएगा। क्या मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जहां भी वो जाएगा, क्योंकि क्या है, शिक्षा तुमने उसको दी है रोजगार परक, और रोजगार परक से उसको क्या है, केवल आर्थिक मानव बना रही है। आर्थिक मानव मतलब वो केवल और केवल क्या है, अपना आर्थिक फायदा देखता है। जहां उसको आर्थिक फायदा हो वैसा काम करने लगा। अब इसके आर्थिक फायदे में भले समाज का नुकसान हो, राष्ट्र का नुकसान हो, पूरी मानव जाति का नुकसान हो, पर्यावरण का नुकसान हो, उसको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसको अपना आर्थिक लाभ दिख रहा है। यदि उसको मूल्य परक शिक्षा दी जाती तो वो केवल आर्थिक लाभ नहीं देखता, वो देखता है कि समाज पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे इस काम से पर्यावरण को क्या से प्रभावित होगा, गरीब आदमी इससे कैसे प्रभावित होगा, राष्ट्र की एकता अखंडता संप्रभुता पर कहीं कोई आंच तो नहीं आएगी। इन सब चीजों को सोच के वो निर्णय लेगा। लेकिन शिक्षा में केवल और केवल क्या है, अपन देख रहे हैं वर्तमान शिक्षा या हमारा शिक्षा प्राप्ति का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, रोजगार की प्राप्ति। रोजगार शिक्षा का एक अंग है कि हाँ सही है कि आप शिक्षित हो तो आपको रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि यदि रोजगार नहीं देगी शिक्षा तो भी समस्या है। शिक्षा रोजगार तो दे रही है, लेकिन सिर्फ रोजगार प्रोवाइड करे, व्यक्ति में मूल्य नहीं बना रही है। उसमें दया, प्रेम, सहिष्णुता, त्याग, बलिदान, राष्ट्र प्रेम, यदि इन भावनाओं का विकास नहीं कर रही है, फिर उसके अंदर जो भेद समा चुके हैं, इसमें रंग भेद की प्रवृत्ति, उसमें जाति भेद की प्रवृत्ति, उसमें लैंगिक भेद की प्रवृत्ति, इनको यदि शिक्षा नहीं हटा रही है तो काम के लिए। पर हम देखते हैं कि भारत में एक अनपढ़ आदमी और शिक्षित आदमी में एक खास अंतर हमको दिखाई नहीं देता है। खास अंतर दिखाई नहीं देता है। बस हाँ ये है कि बस शिक्षित आदमी के पास डिग्री है और वो क्या है, एक अच्छी नौकरी कर सकता है, या कोई डॉक्टर है तो फिर अपना काम धंधा चालू कर सकता है। बाकी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देता कि हाँ भाई एजुकेटेड मैन है, अनएजुकेटेड मैन है, दोनों ही। भारत में शिक्षा इतनी बढ़ गई है, लेकिन उसके बाद भी देखते हैं जाति व्यवस्था समाप्त होने का नाम नहीं लेते, लैंगिक भेद आज जैसी सब है।
धार्मिक भेदभाव उनको व्यापक स्तर पर दिखाई देते हैं। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए मूल्य परक हो, और जो समाज के बच्चों में क्या है, साइंटिफिक टेम्पर का विकास करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे। क्योंकि यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा तो बच्चे का तर्क करने की क्षमता, कारण खोजने की समस्या, कारण खोजेगा समस्याओं के समाधान के लिए, फिर क्वेश्चन उठाएगा, इसी चीजों का बच्चे के दिमाग में विकास होगा। तो जब वो क्या कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बच्चे में विकास होगा, तो जो इस टाइप की रूढ़ियां, प्रथाएं, परंपराएं हैं जो समाज में भेद को बढ़ा रही हैं, ये सब समझ में जाएगी। भाई यदि कोई साइंटिफिक टेम्पर वाला व्यक्ति होगा तो वो सोचेगा ना कि जाति से कुछ नहीं होता है, सब व्यक्ति समान है, हर व्यक्ति। देखो अब पढ़े लिखे और अनपढ़ में भी आपको दिख सकता है कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, वेल एजुकेटेड हो, लेकिन वो कैसा हो, धर्मांध हो, वो घनघोर जातिवाद हो, वो घनघोर लैंगिक भेदभाव करता हो, और हो सकता है कि कोई अनपढ़ व्यक्ति भी इन सब भेदों से परे हो। तो दरअसल क्या है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकास करे। जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा ना, तो ये भेद, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति जाति व्यवस्था को मानेगा ही। हो सकता है कोई वैज्ञानिक होके भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रहित हो सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब सही और गलत की पहचान, मतलब वही है कि कारण को खोजना, रूढ़िवादी अंधविश्वास को केवल मान नहीं लेना कि ऐसा होता है इसलिए ऐसा करते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है ऐसा इसलिए मान ले रहे नहीं, तो तर्क की कसौटी पे कसता है, उसको लगता है तो मानता है, नहीं तो नहीं। तो ये भाव शिक्षा हमारे अंदर विकसित करने वाली होनी चाहिए। इसलिए जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें सामाजिक समरसता की बहुत बात की गई है। तो बात इसलिए की गई है ताकि क्या है, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम और ये भावनाएं बच्चों के मन में विकसित की जाए। अगला पॉइंट लिखना, साहित्य, साहित्य की भूमिका सामाजिक संरचना में साहित्य। देखो साहित्य में सामाजिक सौहार्द, एकता, भाईचारे की भावना को विकसित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है ना। वो देखो अब अपन ने साहित्य लिख लिया है ना, तो साहित्य में ही आप मानो, साहित्य में ही सिनेमा भी शामिल है। ठीक है ना, आपका टेलीविजन भी शामिल, सब इसी में शामिल हो गया है, क्योंकि अब साहित्य तक तो बचा नहीं है। आजकल व्यक्ति पिक्चर भी देखता है, फिर वो वेब सीरीज भी देख रहा है, वो सब चीज देख रहा है, तो वो आप ये मानो चलो सब इसमें शामिल है। और ये भी सामाजिक समरसता को बढ़ाने वाले होने चाहिए। तो क्या लिखा, साहित्य में सामाजिक सौहार्द, एकता, भाईचारे की भावना को विकसित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रायः समाज में जो कुछ घटित होता है वह साहित्य साहित्य, सिनेमा और कला की विषय वस्तु, ऐसा लिख लेना। प्रायः समाज में जो कुछ घटित होता है वो साहित्य व समाज की विषय वस्तु होता है। मुझे तो पता है। विषय वस्तु होता है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव लोगों पर पड़ता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव लोगों पर पड़ता है। साहित्य के सृजन के माध्यम से लोगों में साहित्य सृजन के माध्यम से लोगों में मानसिक परिवर्तन को प्रेरित कर सामाजिक समरसता का विकास संभव है। मानसिक परिवर्तन को प्रेरित कर सामाजिक समरसता का विकास संभव है।
समझ रहे ना भाई। साहित्य, सिनेमा, इन सब की भूमिका क्या है? लोगों की मनोवृत्ति बदल देती है। भाई व्यक्ति सोचता है तो वो जो देखता है उसके हिसाब से नए विचार प्रवेश करते हैं ना। आपने कोई उपन्यास पढ़ा, वो उपन्यास जब तक आपने पढ़ा तो आपके दिमाग में नए विचार है। उसके जो पात्र है, उनके साथ जो घटना घटित हो रही, उससे आप प्रभावित होते हो। और साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में जो कुछ घटित होता है वही साहित्य बताता है। हमारा 50 साल पुराना साहित्य देख लेंगे तो उसमें अंग्रेजों के अत्याचारों का बहुत ज्यादा जिक्र है। उसमें अंग्रेजों को विलन के रूप में बताया गया है। तो उस समय का साहित्य पढ़ो तो हमको पता चलेगा। फिर उनने कहा कि भाई भारतीय समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं। जैसे उन्होंने कहा जाति प्रथा है। तो निचली जातियों की स्थिति का वर्णन करते हुए बहुत सारा साहित्य है। प्रेमचंद ने लिखा है, उन्होंने कहा कफन कहानी लिखी है, गोदान है। उन सब में आपको दिखाई देगा जाति व्यवस्था की क्रूरता के चेहरे को दिखाया गया है। धार्मिक विभेदों को रोकने के लिए भी बहुत सारे साहित्य की रचना की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर का उपन्यास गोरा, उसमें भी इसी टाइप की बात की गई है। ऐसे बहुत सारे साहित्यों की रचना की। भाई देखो, साहित्य सिनेमा क्या बताता है कि भाई हिंदू मुस्लिम अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। कोई पिक्चर बन रही है तो उसमें क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रचार किया जा रहा है। गंगा जमुना तहजीब है। पिक्चर का कोई गाना बन रहा है तो वो बता रहा है कि भैया हम सब एक हैं, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। धर्म, जाति, वंश, लिंग सब अलग अलग है, लेकिन उसके बाद भी हम सब एक हैं, क्योंकि हम सब भारत के नागरिक हैं। मतलब भारत के नागरिकों के मन में ये भाव भरना कि हम सब एक हैं। भले हमारी जाति अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारा संप्रदाय अलग है, ये मैटर नहीं करता। हम पहले भारतीय हैं। पहले हम क्या हैं? भारतीय हैं। उसके बाद तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, तुम फलाना जात हो, तुम ढिकाना जात हो, तो उससे कोई फर्क नहीं, वो सेकेंडरी है। आपकी पहली आइडेंटिटी क्या है? आपकी राष्ट्रीयता, आपकी भारतीय। और जैसे ही आपके मन में विचार आएगा कि हम सब भारतीय हैं, मतलब हम सब एक हैं, और जब हम सब एक हैं तो फिर काय का भेदभाव और काय का ऊंच नीच। तो सिनेमा और साहित्य में वो ताकत है जो लोगों के मन में विचारों को भरती है। देखो, आप सिनेमा, साहित्य, कला के जितने भी माध्यम है, आप इनको केवल मनोरंजन का साधन मत मानो। मनोरंजन का साधन तो है, ये लोगों का मनोरंजन तो करते हैं। पर ये मत समझो कि इसको देख के केवल क्या है, व्यक्ति कपड़े पहनना और बालों का फैशन, फैशन तो प्रचारित होता ही है, ये लोगों की मनोवृत्ति को भी बदलते हैं। इसलिए दुनिया की सभी सरकारें इन साधनों पर अपना कब्जा स्थापित करना चाहती हैं। आप हिटलर की जीवनी पढ़ोगे, हिटलर की के समय की तुम कहानी देखोगे, उसने पूरा इस पे कब्जा कर लिया था। पिक्चर अपने हिसाब से बनवा रहा था, साहित्य अपने हिसाब से बनवा रहा था, सब ऐसा करवा रहा था जो उसके प्रोपोगेंडा को समर्थन करेगा। तो उसने वो काम किया और उसका असर भी ये हुआ कि जर्मनी में देखो वो बहुत लंबे समय तक राज किया। जर्मनी का प्रमुख बन गया वो, इसी प्रोपोगेंडा के दम पे। तो प्रोपोगेंडा किसके माध्यम से चला है? सिनेमा, साहित्य, इन सब के माध्यम से। तो सिनेमा, साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, लोगों की मनोवृत्ति को बदल देता है। पता नहीं चलता कब किसको अच्छा बनाना है, किसको बड़ा बनाना है, क्या लोगों के विचारों में डालना है, क्या करना है। जाति व्यवस्था को बढ़ाना है, जाति व्यवस्था को खत्म करना है, हिंदू मुस्लिम एक करना है, हिंदू मुस्लिम अलग करना है। जैसे आप पिछले कुछ सालों से देखोगे, साहित्य, सिनेमा क्या है, समरसता का सबसे बड़ा दुश्मन हो गया है। पिक्चर आई थी कश्मीर फाइल, पता नहीं तुमने देखी कि नहीं। कश्मीर फाइल्स, कश्मीर फाइल्स पिक्चर जिस हिसाब से बनाई गई थी, उस पिक्चर का पूरा देखोगे तो आपके मन में ये आएगा कि मुसलमान बेकार होता है। एक पिक्चर बनाई उनने, केरला स्टोरी। केरला स्टोरी भी इसी टाइप का नैरेटिव सेट करती है कि हिंदू मुसलमान अलग अलग, और मुसलमान अलग है और हिंदुओं का शोषण कर रहे हैं। ठीक है ना? इसी टाइप से साहित्य में भी आपको ऐसा दिखाई देगा। साहित्य में भी ऐसा ही दिखाई देगा कि अब बहुत सारा साहित्य ऐसा रचा जा रहा है जिसमें हिंदू मुस्लिम भेदों को दिखाया जा रहा है। इतिहास की ऐसी व्याख्या की जाएगी कि आपको दिखाई देगा कि हिंदू जो क्या है वो शोषित है, और जो मुसलमान है वो क्या है, शोषक। और ठीक है ना? तो मतलब मैं ये बता रहा हूं कि साहित्य, सिनेमा का जो रोल है वो सामाजिक समरसता को बढ़ा भी सकता है, लेकिन सामाजिक समरसता को खत्म कर सकता है। मैंने तुमको दो पिक्चरों के उदाहरण दिए, और ऐसी बहुत सारी सिनेमा पिछले 4-5 सालों में बनाया गया है जो इस खाई को बढ़ा रहा है कि हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, मुस्लिम और हिंदू दोनों दुश्मन है, दो अलग अलग कौमें साथ नहीं रह सकती है। ये ऐसा नैरेटिव सेट किया है। ये दो पिक्चर का इसलिए क्योंकि ये काफी सराही गई, बहुत देखा गया, बहुत बड़ी हिट पिक्चर है साबित हुई। बाकी जो फ्लॉप हो गई उनका तो तुमको नाम भी नहीं पता, लेकिन वो भी इसी टाइप का नैरेटिव सेट कर रही थी। ठीक
ठीक है। तो साहित्य सिनेमा भी एक बड़ा कारक है सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए। अगला कारक लिखो, मीडिया। देखो, मीडिया सामाजिक समरसता का पोषक एवं निर्माता है। मीडिया सामाजिक समरसता का पोषक सामाजिक समरसता का पोषक एवं निर्माता है। मीडिया सामाजिक सौहार्द और एकता, सामाजिक सौहार्द, एकता को बढ़ावा देने वाले लोगों, बढ़ावा देने वाले तत्वों, लोगों और घटनाओं को प्रोत्साहित प्रोत्साहित करना चाहिए और भेदभाव, असामाजिक तत्व आदि को हतोत्साहित करना चाहिए। आदि को हतोत्साहित करना चाहिए। ठीक है ना। मतलब भाई देखो, मीडिया का भी बहुत मेन रोल है सामाजिक समरसता में। मीडिया उन घटनाओं को दिखाएगी जिससे समाज में एकता स्थापित हो, या मीडिया उन घटनाओं को दिखाएगी जो समाज को विभाजित करते हैं। मीडिया उन लोगों को दिखाएगी जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, या उन लोगों को दिखाएगी जो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। मतलब समाज, मतलब कुछ ऐसी घटना हुई है जिससे उन्होंने कहा कि भैया दो समुदायों के बीच दूरी बढ़ सकती हो, चाहे जाति के आधार पे हो या धर्म के आधार पे हो। तो मीडिया क्या है, उस घटना को इस रूप में प्रस्तुत करेगी कि भाई दो समुदायों के बीच वैमनस्य ना बढ़े। क्योंकि प्रस्तुतिकरण आपके ऊपर है, आप किसी भी चीज को कैसे भी बना के प्रस्तुत कर सकते हो। दो व्यक्तियों की लड़ाई को दो समुदायों की लड़ाई बता सकते हो, और दो व्यक्तियों की लड़ाई को दो धर्मों की लड़ाई बता सकते हो। ये आपके ऊपर है, आप कैसे चीजों को प्रस्तुत कर रहे हो। चीजों के प्रस्तुतिकरण के आधार पे ही आपकी मंशा जाहिर होती है। दो व्यक्ति लड़ पड़े तो इसको एक सामान्य घटना भी बताया जा सकता है कि दो व्यक्तियों में मारपीट हो गई, लेकिन फिर आप देखोगे कि दो व्यक्तियों की जाति क्या है। तो उन्होंने कहा एक ब्राह्मण एक दलित, तो बताएंगे उनका ब्राह्मण और दलित, तो उनका दो समुदाय हो गए। इसमें ही मजा नहीं आया तो उन्होंने कहा एक हिंदू एक मुसलमान, इसमें बहुत मजा आएगा। उनका एक हिंदू मुसलमान, उनके दो लड़ पड़े। तो जो एक व्यक्तिगत लड़ाई थी उसको हमने क्या है, सामाजिक और धार्मिक लड़ाई का रूप दे दिया और एक उन्माद की स्थिति पैदा कर दी। तो मीडिया, और मीडिया में सोशल मीडिया भी है, जानबूझकर ऐसी घटनाओं को प्रचारित किया जाता है जिससे समाज में वैमनस्य बढ़े, एकता, सामाजिक एकता जिससे प्रभावित होती है। और वर्तमान में तो साहित्य सिनेमा भी उसी दिशा में जा रहा है। हालांकि दोनों चीज मौजूद है, लेकिन फिर भी मीडिया का रोल तो लेकिन पिछले कुछ सालों में स्पष्ट रूप से वो क्या है, सामाजिक समरसता के विरोधी ही बन बैठा है। अब वो क्यों है वो सब जान रहे हैं। अगला पॉइंट लिखना, सिविल सोसाइटी। देखो, सिविल सोसाइटी एक सामाजिक आंदोलन है जो सामाजिक समरसता को बनाए रखने में सहायक है। नागरिक समाज भेद से मुक्त
समरस समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विवाद की स्थिति में मध्यस्थता करके, विवाद की स्थिति में मध्यस्थता करके अन्य तरह के परामर्श देकर सामाजिक समरसता को बढ़ाता है। अगला पॉइंट लिखना, प्रथाएं परंपराएं, रीति रिवाज और परंपराएं, रीति रिवाज और परंपराएं। देखो, वे सभी प्रथाएं परंपराएं रीतियां जो सामाजिक समरसता को स्थापित करती हैं, जो सामाजिक समरसता को स्थापित करती हैं, आपसी प्रेम भाईचारे को बढ़ाती हैं, ऐसी प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसी प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और जो सामाजिक भेद को बढ़ाती हो, ऐसी प्रथाओं परंपराओं को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। समझ रहे हैं ना भाई? प्रथाएं परंपराएं त्योहार धार्मिक रीति रिवाज ऐसे होने चाहिए जो लोगों को जोड़ते हैं। भाई जैसे त्योहार, होली का त्योहार मना रहा व्यक्ति, होली का त्योहार एक टाइप से सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने वाला होना चाहिए। हालांकि अब वो कई बार लड़ाई भी करवा देता है, लेकिन फिर भी उसका जो मूल मोटो है वो ये है, आपसी भाईचारा, सब उनका मिलजुल के। तो आप देखो, कोई भी त्योहार में आपको भेदभाव जैसा कोई कालम नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे प्रथाओं परंपराओं और त्योहारों को आगे लाया जाना चाहिए और जो प्रथाएं परंपराएं रूढ़ियां समाज में भेद पैदा करती हैं, जैसे उन्होंने कहा कि जाति प्रथा में अस्पृश्यता है, तो ऐसी चीजों को समाप्त किया जाना चाहिए, ऐसी चीजों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए और इनको डिमोटिवेट किया जाना चाहिए, इन पे मिट्टी डाली जानी चाहिए ताकि इनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाए। ठीक है, तो देखो ये सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने वाले तत्वों की अपन ने चर्चा की और यही सामाजिक सौहार्द के घटक है। यही हमारे सिलेबस में सीधे सीधे लिख के दिया है, सामाजिक सौहार्द के घटक। अब देखो, इसमें अपन को सामाजिक समरसता के मार्ग में आने वाली चुनौतियां, सामाजिक समरसता के मार्ग में आने वाली बाधाएं, चुनौतियां, ठीक है ना, हर्डल, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स,
हाँ तो बताओ, क्या क्या बाधाएं हैं तुम्हारे हिसाब से सामाजिक समरसता के? क्या चैलेंजेस है सामाजिक समरसता के मार्ग में? यार धर्म, क्या कहते हैं, सामाजिक समरसता के मार्ग में अपन धर्म को बाधा लिख देंगे तो फिर तो ऐसा हो जाएगा, अभी निवारण के उपाय में फिर हमको लिखना पड़ेगा धर्म को हटा दो। तो धर्म को तो तुम हटा नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते। तो धर्म की जगह ऐसा लिखो ना कि जो धार्मिक दंगे या सांप्रदायिक दंगे, या इसको ऐसा लिखो, धर्म की जगह क्या लिखो, सांप्रदायिकता। ये ज्यादा सही टॉपिक है, क्योंकि देखो पहले ही बताया कि भाई धर्म में तो आपको यही लिखना है कि भाई कोई धर्म लड़ना नहीं सिखाता, कोई धर्म ऊंच नीच नहीं सिखाता, सारी बातें अच्छी अच्छी बात लिखनी है। धर्म का जो नेगेटिव पक्ष है वो क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता। और इसलिए दंगे कराती है। तो आप ये बताओगे कि सामाजिक समरसता के आड़ में जो सबसे बड़ी हर्डल है वो है सांप्रदायिकता। और सांप्रदायिकता मतलब क्या है, दो धर्मों के बीच विभेद, एक व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ मान रहे हैं और फिर दंगे हो रहे हैं। तो पहला कारण आपने क्या बता दिया, सांप्रदायिकता। ठीक है ना, तो धर्म मत लिखना, धर्म बोलना भी मत, सांप्रदायिकता सही शब्द है। और क्या हो सकता है? अब तो एक शब्द के बाद समझ आ गया होगा बहुत कुछ तुमको कि क्या क्या बता सकते हैं। जातिवाद हो गया, और भाई वो समाज में तुमको कौन कौन से चीजें दिख रही हैं जो भेद उत्पन्न करती हैं, तो सब लिख देना है यहाँ पर। क्षेत्रवाद, भाषावाद, अलगाववाद, सब एक ही साथ लिख दो। और बताओ। सांप्रदायिक, क्यों नहीं हो सकता है, लैंगिक भेदभाव है ही। लैंगिक भेदभाव, और सामाजिक समरसता के बाधा चुनौती, सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, अलगाववाद, लैंगिक भेदभाव। और आप बता सकते हैं बहुत सारी रूढ़ियां हैं ऐसी जो भेदभाव को बढ़ावा देती हैं। भाई महिलाओं के लिए बहुत सारी प्रथाएं, रूढ़ियां, परंपराएं ऐसी हैं जो उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाती हैं, दोयम सेकंड क्लास बनाती है कि भाई महिला है तो तुमको पति की सेवा करनी चाहिए। इस टाइप की प्रथाएं परंपराएं जो हैं, बहुत सारी प्रथाएं परंपराएं जातिवाद को प्रमोट करती हैं कि तुम उच्च जाति में पैदा हुए तो तुम्हारे विशेषाधिकार हैं। तो ऐसी प्रथाएं परंपराएं भी हैं समाज में जो सामाजिक समरसता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। हम सब जानते हैं ऐसी बहुत सारी प्रथाएं परंपराएं। देखो जो भी प्रथाएं परंपराएं तुमको दिख रही है कि भेद उत्पन्न कर रही है, अलग अलग कर रही है, किसी को विशेषाधिकार दे रही है और किसी को अधिकारों से वंचित कर रही है, इसी सारी प्रथाएं परंपराएं रूढ़ियां क्या है, सामाजिक समरसता के मार्ग में बाधक है। किसी को सुपीरियर और किसी को इंफीरियर, किसी को ऊपर किसी को नीचे, कोई उच्च कोई निम्न। जहां ऐसी प्रथाएं परंपराएं स्थापित हो जाती हैं वहां पे समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो बहुत सारी रूढ़ियां, प्रथाएं, परंपराएं हैं। फिर एक और बता सकते हैं, आठवां पॉइंट, कि आप इसको इस रूप में लिख सकते हो, असामाजिक तत्वों का, असामाजिक तत्वों को संरक्षण, असामाजिक तत्वों को संरक्षण। संरक्षण कौन सा, पॉलिटिकल, चाहो तो लिख लेना असामाजिक तत्वों को राजनीतिक संरक्षण। भाई पहले ही बताया कि आपका मीडिया, आपकी सरकार ऐसे लोगों को सामने लाती है, ऐसे लोगों को समाज का आदर्श बनाए जो सामाजिक समरसता को बढ़ाते हैं, जो एकता बनाए, ऐसे लोगों को
प्रमोट करे। सरकार ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण दे, उनको अच्छे पदों पर नियुक्त करे, उनको राज्यसभा भेजे, उनको टिकट दे। या फिर आपकी सरकार ऐसा कर सकती है, या आपके राजनीतिक दल ऐसा कर सकते हैं कि जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं उनको ढूंढ ढूंढ के लाओ। जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं उनको तुम बहुत तेज दंगा करते हो जाओ, तुमको हम फलान जगह का राज्यपाल बना दे रहे हैं, राज्यसभा भेज दे रहे हैं, ये बना दे रहे हैं, वो बना दे रहे हैं, प्रधानमंत्री बना दे रहे हैं, तुमको ये कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं। तो जब ऐसे असामाजिक तत्वों को संरक्षण मिलेगा पॉलिटिकल, और ये संरक्षण मिलेगा, तो फिर सामाजिक समरसता खतरे में पड़ेगी, क्योंकि इन लोगों का काम ही है बांटना, डिवाइड। भाई अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, और अंग्रेज अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत क्या करते थे, जो सामाजिक समरसता के विरोधी होते थे उनको बहुत तेज प्रमोट करते थे। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, इनके लोगों को बहुत तवज्जो देते थे। और उस समय जो उनने कहा सामाजिक समरसता की स्थापना करना चाहती थी कांग्रेस, उसके सदस्यों को बहुत मारते थे, कुछ नहीं सुनते थे उनकी, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था, डिवाइड एंड रूल करना, बांटना। तो उनने हिंदू मुस्लिम के आधार पर ही बांटा। फिर उन्होंने देखा भारतीय समाज में जातिवाद भी है, तो फिर उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को भी उच्च जाति निम्न जाति में और इस डिवाइड को बढ़ाओ। डिवाइड तो था, उसको उन्होंने बढ़ाने का और काम किया। वहीं देखो, यदि सरकार चाहे तो इस डिवाइड को कम करे, ऐसे प्रथाएं, परंपराएं, कानून, ऐसे व्यक्तियों को आगे लेके आए जो जोड़ने का काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को सामने लाए जो तोड़ने का काम करे। तो यदि राजनीतिक संरक्षण गलत लोगों को मिलेगा तो सामाजिक समरसता कहां से आएगी। फिर एक और पॉइंट बता सकते हैं, आर्थिक असमानता, समाज में बढ़ती आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता से क्या है, अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ेगी, अंतर बढ़ रहा है ना, गैप। और सामाजिक समरसता कैसे होगी, भाई अमीर वर्ग अलग हो गए, गरीब वर्ग अलग हो गया, तो अमीर वर्ग और गरीब वर्ग के रूप में दो डिवाइड हो गए भारत में। तो फिर वो इस अमीर और गरीब में समरसता कैसे स्थापित होगी। समरसता के लिए तो जरूरी है ना कि अंतर जितना कम हो, अमीर और गरीब के बीच अंतर जितना कम होगा उतनी ज्यादा समरसता होगी, और अंतर जितना होगा समरसता की स्थापना करना संभव होगा नहीं। क्योंकि सामान्यतः माना गरीब वर्ग अमीर वर्ग की दुश्मन की नजर से देखता है कि इनके कारण हम गरीब हैं। तो जितनी ज्यादा ये गैप रहेगा उतनी मुश्किल है। और देखो भारत में ये गैप लगातार बढ़ रहा है। आप कोई भी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट पढ़ लो, ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़ लो, कोई भी है कि भारत का टॉप 1% अमीर होते जा रहा है और निचला वर्ग गरीब होते जा रहा है। बहुत सारे डाटा है इसमें आर्थिक असमानता को बढ़ाने में। फिर नौवा, दसवा पॉइंट आप लिख सकते हो, समाज में धन का बढ़ता महत्व। समाज में पद, प्रतिष्ठा व धन का महत्व, मतलब इसी को महत्व दिया जाए। किसी व्यक्ति का सम्मान हम उसके पद को देख के करते हैं या उसके पास पैसे को देख के करते हैं, उसी के आधार पर उसकी प्रतिष्ठा होती है। वो उसके मूल्य क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो कैसा जीवन जीता उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्या काम करता उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जबकि आज से कुछ साल पहले तक ऐसा था कि भाई व्यक्ति के काम के हिसाब से उसकी इज्जत होती थी। कोई व्यक्ति यदि समाज में शराब बनाता, शराब बेचता था तो उसको निम्न नजरों से देखा जाता था। फिर कोई व्यक्ति समाज में जुआ खिलाता था तो उसको, उसकी भले उसके पास पैसा लेकिन उसकी समाज में प्रतिष्ठा नहीं होती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। शराब से आपके पास पैसा आ रहा हो, आपके पास पैसा जुआ खिलवा के आ रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं। पैसा होना चाहिए आपके पास। आपके पास पैसा है, आपने पद प्राप्त कर लिया तो समाज आपकी जय जयकार करेगा। आपने वो कैसे प्राप्त किया हो, आपने किसी की हत्या करके पा लिया हो तो भी चलेगा। तो समाज में पैसा और पद और प्रतिष्ठा का जितना महत्व बढ़ेगा सामाजिक समरसता उतनी खतरे में आएगी। और एक और पॉइंट बता सकते हैं कि जितना ज्यादा समाज में नैतिक मूल्यों का पतन होगा, समाज में नैतिक मूल्यों का पतन, कोई नैतिक मूल्य, कोई मोरल वैल्यू नहीं है। सिर्फ व्यक्ति को सफल होना है, कैसे भी करके पैसा कमाना है। अब वो पैसा कैसे भी कमाए, क्यों? क्योंकि समाज में जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको तो हम आदमी भी नहीं मान रहे। वो मर रहा जी रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
तो व्यक्ति क्या करेगा ऐसी स्थिति में कि अब भाई वो समझ गया कि यदि समाज में सम्मान पाना है तो क्या पाना पड़ेगा, पैसा, पद लेके आओ। तो वो फिर क्या है, सब चीज नैतिकता कोई भाड़, नैतिकता, ईमानदारी, ये सब मूल्य खत्म हो जाएंगे और क्या पूरा फोकस रहेगा कि कैसे मैं सफल हो जाऊं। सफलता को ही यहाँ पे पूजा जाता है, तो वो कैसे भी करके गलत रास्तों से भी सफल होने का प्रयास करेगा। तो वो बेईमानी, चोरी, डकैती, लूट, किसी भी प्रकार के कार्य को करने में पीछे नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि कोई मोरल वैल्यू तो बची ही नहीं है। कोई पूछ ही नहीं रहा कि तुमने पैसा कहाँ से लाया, ऐसा क्या काम किया कि तुमने पैसा कमा लिया। कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो समाज में नैतिक मूल्यों का पतन होगा, फिर ये भी सामाजिक समरसता खत्म होगी। फिर एक और पॉइंट बता सकते हैं, वही मीडिया और सोशल मीडिया, मीडिया व सोशल मीडिया, मीडिया व सोशल मीडिया का एक तरफा विचारधारा, सोशल मीडिया की एक तरफा विचारधारा, एक तरफा विचारधारा मतलब वही जो पहले बताया कि ऐसे लोगों को आगे लेके आते हैं जो सामाजिक समरसता को बढ़ाते हैं, या ऐसे लोगों को आगे लेके आते हैं जो सामाजिक विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं, जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग। तो ऐसी स्थिति में क्या है, मीडिया जो नेगेटिव रिपोर्टिंग करती है, उस नेगेटिव रिपोर्टिंग का इम्पैक्ट क्या है, समाज में डिवाइडेशन को पड़ता है। और एक और पॉइंट बता सकते हैं, 13वां पॉइंट, संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना, संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना, संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना। भाई हमने पहले ही पढ़ा कि संविधान सबसे बड़ा फैक्टर है जो सामाजिक समरसता की स्थापना करता है। उसमें जो बातें लिखी हैं, अपन ने विभिन्न आर्टिकल का उल्लेख किया है। लेकिन यदि उस संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना की जाएगी, उनको लागू ही नहीं किया जाएगा, तो फिर सामाजिक समरसता कैसे स्थापित होगी। यदि आप संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना कर रहे हो, तो कभी भी समाज में सामाजिक समरसता स्थापित नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखो ये कुछ बाधाएं हैं जो सामाजिक समरसता। बाकी देखो, सांप्रदायिकता आप जानते हो, एक धर्म दूसरे धर्म के अलावा। जातिवाद जानते ही हो कि जातिवाद कैसे सामाजिक समरसता जो। क्षेत्रवाद जान ही रहे हो कि अपने क्षेत्र को प्रमोट करना, और ये क्षेत्रवाद की भावना आगे चल के क्या है, अलगाववाद में दिखाई देती है। अभी देखिए पंजाब में खालिस्तान आंदोलन फिर से प्रकट होना, नॉर्थ ईस्ट में अपन देख रहे समस्या चली रही है अलगाववाद के कारण। जम्मू कश्मीर में वो आजाद कश्मीर के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो अलगाववाद, क्षेत्रवाद, ये सब ऐसी चीजें जो सामाजिक समरसता में बाधक बनती। इसी टाइप की भाषावाद भी है कि केवल अपनी भाषा के लिए, भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का गठन किया गया था ताकि वो भाषावाद से अलगाववाद पैदा ना हो जाए, इसलिए राज्यों का भाषा के आधार पर गठन किया गया। तो ये सब क्या है, नेगेटिव विचारधारा है जो इसी टाइप से लैंगिक भेद है। बहुत सारी रूढ़ियां, प्रथाएं, परंपराएं ऐसी हैं जो लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देती हैं। महिलाओं को समानता के अधिकार से वंचित रखा जाता है। तो जो लैंगिक भेद है कि महिला बनने का कहीं ना कहीं किसी भी रूप में पुरुष से कम है, तो वो लैंगिक भेद है। फिर वही रूढ़ियां हैं, ये सारे तथ्य हैं। देखो मैं इनको लिखवा नहीं रहा हूँ, ये 12-13 पॉइंट है। यदि 200 वर्ड में आएगा तो आप अपने शब्दों में या तो अभी लिख लेना या तत्काल, जैसा भी। वैसे तो चाहो तो अभी अपने शब्दों में इसके लिख के रख लो, क्योंकि इसमें कुछ आपको बहुत फैक्चुअल डाटा लिखने की जरूरत नहीं है। कल वैसे ही 12-13 पॉइंट 5 नंबर में पूछेगा तो फिर पॉइंट ही पॉइंट लिखोगे सही बहुत है। देखिए 200 शब्द में भी इसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सामाजिक समरसता के मार्ग में आने वाली बाधाएं या चुनौतियां हैं। अब देखो क्या है ना कि मुश्किल पूछेगा, क्योंकि अपने सिलेबस में केवल इतना लिख के दिया सामाजिक समरसता के तत्व, तो वो वही पूछेगा। ये तो अपन ने इसलिए पढ़ लिया कि मान लो गलती से पूछ लिया तो अपन लिखने की स्थिति में रहेंगे। एक बार चर्चा कर ली तो कुछ तो आपके दिमाग में पहुंच ही गया, 8-10 पॉइंट है। अब जब आप मार्ग में आने वाली बाधाओं को पढ़ रहे हो, तो आप क्या है, सामाजिक समरसता को बढ़ाने के सुझाव बता सकते हो, या सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए हमको क्या प्रयास करना चाहिए, वो कौन सी चीजें हैं जिनको अपनाया जाए जिससे क्या है, सामाजिक समरसता में वृद्धि हो। अब देखो सामाजिक समरसता को बढ़ाने और इसको प्रमोट करने के लिए हमको अलग अलग स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा।
हमको प्रयास क्या है, व्यक्तिगत स्तर पर भी करना पड़ेगा। व्यक्तिगत स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर मतलब क्या है कि भाई हमको खुद अपने अंदर क्या है, हमको अपने स्तर पर ही क्या है, भेदभाव को समाप्त करना होगा। अपने अंदर जो श्रेष्ठता का भाव है कि हम श्रेष्ठ हैं और वो निम्न है, श्रेष्ठता और निम्नता के भाव, इस भाव को समाप्त करना पड़ेगा। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता, समानता, बंधुत्व, इन मूल्यों को अपनाना पड़ेगा, तब जाके सामाजिक समरसता स्थापित होगी। फिर दूसरा पॉइंट क्या बता सकते हैं कि हमको पारिवारिक स्तर पर भी प्रयास करना पड़ेगा। पारिवारिक स्तर पर, और पारिवारिक स्तर पर हम क्या प्रयास करेंगे कि भाई बच्चों में किसी भी प्रकार के, किसी भी प्रकार के भेदों की भावना को ना भरना, उन्हें प्रेम, भाईचारा, सहयोग, शांति, इन सब चीजों को, ऐसे विचारों को बच्चों के अंदर भरना पड़ेगा और ऐसा सकारात्मक सामाजिकरण करना पड़ेगा, ताकि जब वो व्यक्ति, बच्चा परिवार से निकलकर समाज में जाएगा तो सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, फिर तीसरा पॉइंट हम बता सकते हैं सामाजिक स्तर पर। सामाजिक स्तर पर, और सामाजिक स्तर पर हम क्या बता सकते हैं कि भाई देखो, सामाजिक स्तर पर हम ऐसे लोगों को प्रमोट करेंगे जो सामाजिक समरसता को बढ़ाते, मतलब जो प्रेम, भाईचारे, ऐसी विचारधारा को जो लोग मानते हैं उनको समाज में सम्मानित करेंगे, और जो असामाजिक तत्व है उनको समाज दंडित करे, या फिर उनको समाज सप्रेस करे, या उनको समाज आदर्श ना बनने दे। भाई आदर्श यदि तुमने गलत समाज में स्थापित करवा दिया तो पूरा समाज वैसे बनने का प्रयास करेगा। तो इसलिए समाज की जिम्मेदारी है कि वो सामाजिक आदर्श ऐसा बनाए जो सामाजिक समरसता को प्रमोट करने वाला हो, सबको साथ लेके चलने वाला व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को समाज पे ऊपर आने देना चाहिए, वो समाज का आदर्श है। तो क्या है, सामाजिक स्तर पर भी हमको प्रयास करना चाहिए। तो देखो, व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, फिर लिख सकते हैं हम इसको राष्ट्र या सरकार के स्तर पर। राष्ट्र या सरकार के स्तर पर, राष्ट्र या सरकार के स्तर पर भी वही बात होगी कि सरकार को ऐसे ऐसे कानूनों का निर्माण करना चाहिए जो सामाजिक समरसता को बढ़ाए, ऐसे लोगों को सम्मानित करना चाहिए, ऐसे संगठनों को आगे लाना चाहिए जो सामाजिक समरसता को प्रमोट कर रहे हैं, और जो इसके विपरीत कार्य कर रहे हैं उसको दंड देना चाहिए, उनको सप्रेस करना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं मुख्य धारा आदर्श के रूप में स्थापित नहीं होने देना चाहिए। ठीक है ना। तो देखो, ये सामाजिक समरसता को बढ़ाने के प्रयास हो सकते हैं। अब देखो, सरकार के स्तर पर तो बहुत लिख सकते हैं कि सरकार उनका क्षेत्रवाद, अलगाववाद, भाषावाद, इस टाइप की नकारात्मक भावना का लोगों में प्रचार ना हो, ऐसी विचारधारा समाज में ना फैले जो सामाजिक समरसता के मार्ग में बाधक है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है ना। तो ये आप अपने हिसाब से इसको और घटा बढ़ा भी सकते हो, मीडिया की भी भूमिका इसमें लिख सकते हो, फिर अपने जो धर्म गुरु हैं उनकी भूमिका भी बता सकते हैं कि वो भी सामाजिक समरसता को बढ़ावा दे सकते हैं। फिर हम ये भी बता सकते हैं कि समाज में मूल्यों की स्थापना की जाए, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया जाए, तो मूल्य परक हो, वही जो अपन ने तत्व लिखे थे, जो अपन ने क्या कहते सामाजिक समरसता के मार्ग में बाधाएं जो लिखी थी, उन्हीं सबको इकट्ठा करके लिख देना। ये तो मैंने थोड़ा सा बता दिया कि आप पारिवारिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर बता सकते हो कि सामाजिक समरसता कैसे स्थापित की जाएगी। ठीक है ना। तो देखो, मेरे हिसाब से सामाजिक समरसता के लिए इतना ही बहुत है। बाकी हाँ, ये पूछ सकता है कि सरकार द्वारा ऐसे कौन से प्रयास किए गए हैं जो सामाजिक समरसता को बढ़ावा दे, सामाजिक समरसता को बढ़ावा दे। देखो, सरकार के द्वारा पारित किए गए विभिन्न टाइप के कानून बता सकते हो, दो तो आपको याद ही है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम
और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है, सरकार द्वारा आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ये भी सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। सरकार द्वारा विभिन्न टाइप के संगठन बनाए गए हैं, सम्मान दिया जाता है बिना किसी भेदभाव के। ये सब सामाजिक समरसता दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है, समता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और भी ऐसे बहुत सारे व्यवस्था की जाती है। क्या कहते हैं, अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाता है। अंतर जातीय विवाह सरकार की योजना है कि यदि उच्च जाति वाला निम्न जाति के बीच विवाह करेगा तो सरकार उसको पैसा देगी, 1.5-2 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये भी सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए है। सामूहिक भोज का आयोजन करवाते हैं, ये भी सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो सरकार अपने स्तर पर बहुत सारे प्रयास करती है जो सामाजिक समरसता को बढ़ावा दे। सरकार कभी ऐसा काम नहीं करेगी कि सामाजिक समरसता, कोई भी सरकार ऐसी योजना नहीं बताएगी कि नहीं ये केवल हिंदुओं की नहीं, सबके लिए है। गरीब के लिए है तो उनने कहा कि भैया इकोनॉमिक बैरियर है वो है। लेकिन ऐसी कभी व्यवस्था नहीं करेगी कि नहीं इस वर्ग को विशेषाधिकार है। आरक्षण की व्यवस्था कमजोर लोगों के लिए है, वो ठीक है, उस पर विवाद नहीं है, लेकिन बाकी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो समाज में भेदों को बढ़ावा दे। ठीक है ना। तो ये सरकार की भूमिका है सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए। जाति प्रथा को रोकने के लिए जैसे अभी कुछ दिन प्रधानमंत्री मोदी ने वो सफाई कर्मियों के पांव धोए थे अपने हाथ से, तो उनका ये काय के लिए किया गया था, ये मैसेज जाए कि भाई देखो इतना बड़ा पद पर बैठा व्यक्ति इनका सफाई कर्मियों को पैर धो रहा है, सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए। ठीक है ना। तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो सरकारी स्तर पर भी, सरकार की योजनाएं सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो देखो ये अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है सामाजिक समरसता वाला। सामाजिक समरसता के तत्व देख लिए, सभ्यता देख लिया, संस्कृति की अवधारणा देख ली, और भारतीय संस्कृति की विशेषताएं देख ली। तो देखो अपने पहले 3 टॉपिक खत्म हो गए। भारतीय समाज की संकल्पना, कुटुंब, परिवार, नातेदारी, वंश, गोत्र, परंपरा, समुदाय, संस्था, संघ, संस्कृति, मानदंड और मूल्य, ये भी हो गया है। सामाजिक समरसता के तत्व, सभ्यता एवं संस्कृति की अवधारणा, भारतीय संस्कृति। अब अपना अगला टॉपिक है सामाजिक संस्थाएं, और इसमें है परिवार, शिक्षा, धर्म, वर्ण, यज्ञ, संस्कार, और अगला टॉपिक है अनुष्ठान। ठीक है, सामाजिक संस्थाओं को अपन कल से देखेंगे।